हेलो, मॉर्निंग। आज हम यूनिट फर्स्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं दोबारा से। कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे। हमने जो असाइनमेंट दिया था उसका एक क्वेश्चन में कुछ छात्रों को डाउट है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसको कि डिफरेंशिएट किया गया होता है। तो हमें ये बात पता कैसे चलती है कि ये इक्वेशन डिफरेंशिएट की हुई है? वो हमें इस तरीके से पता चलती है कि उसमें कोई एक ऐसा फंक्शन, एक कोई ऐसी टर्म होती है जो कि डी बाई डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स या डी बाई या डी एक्स की टर्म में लिखी हुई होती है। तो हम उसको समझ लेते हैं कि ये डिफरेंशिएट या डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी बाई लिखा हुआ हो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बाई डैश लिखा हुआ हो, क्योंकि ये भी एक, इसका भी बाई डैश का मतलब भी होता है डी बाई अपॉन डी एक्स, या कैपिटल डी बाई लिखा हुआ हो। तो हम समझ जाते हैं कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फार्मूले से हमें सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट ने पूछा है, इसको मैं हिंदी में नरेट कर दे रहा हूँ, इसको आप अपनी नोटबुक पे लिख लें। यदि किसी वस्तु के लागत में वृद्धि का फंक्शन, यदि किसी वस्तु के लागत में वृद्धि का फंक्शन, लागत में वृद्धि का फंक्शन, लागत में वृद्धि का फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि लागत, अगर हम लागत को बाई मान लें, अगर हम उस वस्तु की लागत को बाई मान लें, वैसे आमतौर पे हम लोग सी मानते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने बाई मानने के लिए इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे बाई इज इक्वल टू बाई जीरो दे रखा है। तो यदि किसी वस्तु की लागत बाई है तो बाई इज द फंक्शन ऑफ, काय का फंक्शन होता है, एक्स, मात्रा का फंक्शन होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया होता तो भी, ना दिया होता तो भी। तो इनका कहना है इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्चुअली होता तो है बाई टू माइनस बाई वन, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में, या कि जब हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंक्रीज अकेला दिया हुआ होता है तो हम इसको एक स्मॉल चेंज मानते हैं। बाई टू माइनस बाई वन तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्मॉल ना हो, लेकिन डी एक्स जो है वो कंपल्सरीली टेंस टू जीरो होगा, डी एक्स टेंस टू जीरो, और तब ये जो प्रॉब्लम हमारी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की या डिफरेंशिएशन कैलकुलस की होती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू का मतलब हो गया अनुक्रमानुपाती है सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड कांस्टेंट, यानी कि जो प्रोडक्शन की मात्रा है जिसको कि हमने एक्स मान लिया है उसके, और एक कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे कहना चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले को पता है, हमें नहीं पता है। तो x प्लस सी के अनुक्रमानुपाती है डी वाई अपॉन डी एक्स। और आगे इन्होंने क्या कहा है, आगे इन्होंने कहा है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कांस्टेंट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब है कि प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन काय के है, वो है कॉस्ट के, एक्चुअली कॉस्ट फंक्शन जो था बाई था वो हमने माना था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस सी के अनुक्रमानुपाती है और वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो फिर अब तुम्हें बताना क्या है, कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाहर विल बी द कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स हमें बताना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एक इसका जनरल नोटेशन है, एफ एक्स की जगह क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वो हमारा आंसर है। तो अब हमें एक और कंडीशन दी हुई है कि y इज इक्वल टू वाई जीरो इफ x इज इक्वल टू जीरो। तो इस, कोई भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो पहली बात तो होती है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है,
और इसके अलावा बात होती है कि उसकी डिग्री क्या है, और इसके अलावा एक बात होती है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो जनरल सॉल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट अपनी तरफ से उसमें जोड़ना होता है, और अगर उस कांस्टेंट की हमें वैल्यू पता हो या क्वेश्चन में दी हो तो हम उस आंसर का पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज वो एक जनरल सॉल्यूशन होगा, यानी कि वो वेरिएशन होगा उसमें, यानी कि उसको डायनामिक मॉडल होगा वो। उसको अगर हम अलग-अलग y और x की वैल्यू देते देते चले जाएँ तो कांस्टेंट की अलग-अलग वैल्यू हो सकती है, और कांस्टेंट की अगर अलग-अलग वैल्यू दे दी जाए तो y और x का जो रिलेशन है वो कुछ अलग डिफरेंट होगा। तो इस तरह से हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें फिर y y0 करके जो हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें जोड़ दिया है अपनी तरफ से, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके इसमें पुट करनी होती है। तो हम इस क्वेश्चन को, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, उसी तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन में गिवन था, तो इस तरह से जो अभी हमने चर्चा की, इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो हमें अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जानकारियां दी गई थी। dy अपॉन dx इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू x प्लस c एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि इन दोनों को कंबाइंड करके हमने लिख दिया है। हमें दिया गया था क्या, dy अपॉन dx इज प्रोपोर्शनल टू x plus c and inversely proportional to y। तो इन दोनों जानकारियों को हमने ऐड करके इस इक्वेशन को लिख दिया क्या, dy अपॉन dx इज प्रोपोर्शनल टू x प्लस c अपॉन y। अब इसको, इस प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें कोई भी एक कांस्टेंट हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो dy अपॉन dx को हमने लिख दिया है इज इक्वल्स टू a x प्लस c अपॉन y। ये हमारी पहली इक्वेशन फाइंड हो गई। जी, जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, क्योंकि इसमें एक dy अपॉन dx एक टर्म दिया हुआ था। अब जो हमें इक्वेशन पिछले पेज पे दी गई थी वो एक वेरिएबल सेपरेबल केस था, सेपरेबल वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल वेरिएबल केस में हम क्या करते हैं कि y के साथ y को और dx के साथ dx की सारी टर्म्स को हम ले जाते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल केस को सॉल्व करने का यह मेथड होता है। पिछले पेज पे जो, पिछली स्लाइड में जो हमारी इक्वेशन दी गई थी वो थी इस तरीके से। तो हमने उसमें से क्या किया कि x प्लस सी को मल्टीप्लाई कर दिया dx से, और इसके अपॉन में जो था y, इसको हम दूसरी तरफ ले गए तो y से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, y dy इज इक्वल्स टू a x प्लस c अपॉन dx। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक जो जनरल मेथड है वो है इंटीग्रेशन। तो हम दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया। किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में अगर कोई ऑपरेशन दोनों साइड्स पे ऑपरेट किया जाता है तो उस इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसको हमने बाई अपॉन बाई डी वाई को हमने जब इंटीग्रेट किया, तो चूंकि यहाँ पे डी वाई है तो जो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है y टू द पावर 2 अपॉन 2, यानी कि y टू द पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy। वो क्या होता है, d वो होता है y टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 पावर है। तो 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू, इसी तरह से अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने का मेथड हमने
फर्स्ट सेम में सीखे थे, तो ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे जिसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है वो भी एक्स है, तो सेम फार्मूला हमने यूज किया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे AC, यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो y का मल्टीप्लाई हो जाता, तो आएगा CX। तो और a जो दोनों में मल्टीप्लाई होना है इसको हमने बाहर ही दिखा रहने दिया, इस तरह से इसका भी इंटीग्रेट हो गया। अब एक कांस्टेंट को हमें इस तरफ भी जोड़ना जरूरी है और एक कांस्टेंट को हमें इस तरफ भी जोड़ना जरूरी है, और वो कांस्टेंट हमें अपनी मर्जी से जोड़ा होगा, चूंकि एज्यूम किया हुआ है, तो इन दोनों की जगह है, सपोज दैट कि अगर हमने इसको C1 और इसको C2 मान लिया तो दोनों को जोड़ के C1 प्लस C2 या कुछ भी हमने ऐसा मान लिया, C डैश C डबल डैश, इनका जो योग है वो हमने यहाँ पे लिख दिया C2, और इसके दोनों के कांस्टेंट का योग C2। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये वाला जो सॉल्यूशन है ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, ये है एक जनरल सॉल्यूशन। अगर C2 की वैल्यू हम किसी तरह से फाइंड आउट करके इसमें रख दें तो वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक आंसर। तो इसके लिए हमें जानकारी दी हुई y इज इक्वल टू y0 है जब x 0 है, यानी कि उत्पाद। तो अब इसको नेक्स्ट जो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए जो आगे हमें जानकारी की जरूरत थी वो दी गई है। जब x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू y0 है। इनिशियल कॉस्ट एक्चुअली जो परिवर्तनशील और स्थायी लागतें होती है, तो स्थायी लागत वाला पोर्शन है इसका, यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्शन ना हो तो कोई फर्म के कुछ खर्चे होते हैं जो कि फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण होते हैं, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो हमने y की जगह जहां y था वहां y0 रख दिया, और x की जगह y की जगह y0 रख दिया और x की जगह 0 रख दिया, तो हमारे पास नई इक्वेशन आई y0 टू द पावर 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a 0 टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस c इंटू 0 प्लस c2। इस तरह से C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो C2 को हम या तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड दे जाए, या इक्वेशन को पूरी तरह से अगर इस तरह से पलट दिया गया तो इक्वेशन के साइन में चेंज नहीं होता। अगर इक्वेशन को इस तरह से रखे हुए हम और इस तरह से चेंज कर दिया तो इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होते, यानी कि हम इसको a इंटू 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c इंटू 0 प्लस c2 इज इक्वल्स टू y0 टू द पावर 2 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो C2 इस तरफ आ जाएगा, C2 इज इक्वल्स टू जे वाली टर्म पूरी तरह से 0 हो जाएगी, जे वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, C2 इज इक्वल्स टू केवल y0 टू द पावर 2 अपॉन 2 आएगा। इस स्लाइड में हम ऐसा देख सकते हैं C2 इज इक्वल टू y0 टू द पावर 2 अपॉन 2। अब इस वैल्यू को हमें इक्वेशन सेकंड में रख देना है, तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन का आ जाएगा, जो कि होगा y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स, रिमेनिंग सेम जैसा कि सेकंड इक्वेशन में था, यह वही है, केवल C2 की जगह हमने y0 टू द पावर 2 अपॉन 2 ले लिया। इस पूरी इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 नीचे चूंकि था ए एक्स स्क्वायर तो ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे नीचे कोई 2 नहीं था, तो ए वाली जो टर्म आएगी वो आएगी ए 2ac x प्लस y0 स्क्वायर अपॉन 2 भी था, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y0 टू द पावर 2। इस तरह से जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, यहाँ पे y स्मॉल चल रहा था, यहाँ पे y मिस्टेक कैपिटल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो y इज इक्वल टू आएगा रूट
ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी एक्स प्लस वाई जीरो टू द पावर 2, और इस सारे के ऊपर अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर था, तो इस तरफ जब ये घात जाएगी तो 1/2 इसकी घात हो जाती है, और 1/2 इसकी घात होने का अर्थ होता है अंडर रूट। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी एक्स प्लस वाई जीरो स्क्वायर जो भी आया उसका हमें रूट कर देना है, जो कि हमारे वाई के इक्विवेलेंट होगा। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया है कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन क्या था, y था, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह क्या आना था वो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में इसका यूज करेंगे, और असाइनमेंट को कंप्लीट करने के अलावा जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें भी ये इम्पोर्टेंट होगा। इस तरह से एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। आपकी कोई भी अगर इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो उसका भी आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।